नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल पर क्राइम से जुड़ी सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियां लाते रहते हैं। यदि आप ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी कोटा के तुलापुर स्थित पुरानी रेलवे कॉलोनी के सेक्टर 3 के क्वार्टर नंबर 169 की थी। गुनीसा नाम की 6 साल की बच्ची गायब हो गई। यह क्वार्टर श्री किशन कोली का था, जो रेलवे कर्मचारी था। 6 वर्षीय गुनीसा श्री किशन की बेटी गीता की बेटी थी। रात को जब परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में थे, तभी कोई गुनीसा को उठा ले गया। बच्ची के गायब होने से सभी हैरान थे, क्योंकि गीता अपनी बेटी गुनीसा के साथ दालान में सो रही थी। क्वार्टर का मुख्य दरवाजा बंद था, किसी के भी अंदर आने की संभावना नहीं थी। श्री किशन के क्वार्टर में शोर शराबा हुआ तो आस पड़ोस के सब लोग एकत्र हो गए। पता चला कि घर में 9 सदस्य थे, जिनमें गुनीसा गायब थी। जिस दालान में यह लोग सो रहे थे, उनके 3 कोनों में कूलर लगे थे। रात में करीब 1 बजे गीता की मां पुष्पा पानी पीने उठी तो उसने गुनीसा को सिकुड़कर सोते देखा। कूलरों की वजह से उसे ठंड लग रही थी, या ठंड लग रही होगी, यह सोचकर पुष्पा ने उसे चादर उड़ा दिया और जाकर अपने बिस्तर पर सो गई। रात को 3:30 बजे गीता जब बाथरूम जाने के लिए उठी तो बगल में लेटी गुनीसा को गायब देख चौंकी। उसने मम्मी पापा को उठाया। उनका शोर सुनकर बाकी लोग भी उठ गए। गुनीसा को घर के कोने कोने में ढूंढ लिया गया, लेकिन वह नहीं मिली। उन लोगों के रोने चीखने की आवाजें सुनकर पास पड़ोस के लोग भी आ गए। मासूम बच्चियों के साथ हो रही दरिंदगी की सोचकर लोगों ने श्री किशन कोली को सलाह दी कि हमें तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए। पड़ोसियों और घर वालों के साथ श्री किशन कोली जब रेलवे कॉलोनी थाने पहुंचे, तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। गुनीसा की गुमशुदगी दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी अनीस अहमद ने इसकी सूचना एसपी सुधीर भार्गव को दी और श्री किशन के साथ पुलिस की एक टीम घटनास्थल की छानबीन के लिए भेज दी। अनीस अहमद ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देते हुए अलर्ट भी जारी करवा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पूरे मकान को खंगाला। पुलिस टीम को श्री किशन की इस बात पर नहीं हुआ कि मकान का मुख्य दरवाजा भीतर से बंद रहते कोई अंदर नहीं आ सकता, लेकिन जब पुलिस की नज़र पिछले दरवाजे पर पड़ी तो उनकी धारणा बदल गई। पिछले दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी, दरवाजा तकरीबन आधा खुला हुआ था। 3 कमरों वाले उस क्वार्टर में एक रसोई के अलावा बीच में दालान था। मकान की छत भी करीब 10 फीट से ज़्यादा ऊंची नहीं थी। पूरे मकान का मुआयना करते हुए एसआई मुकेश की निगाहें बार बार पिछले दरवाजे पर ही अटक जाती थी। इसी बीच एक पुलिसकर्मी रामतीरथ का ध्यान छत की तरफ गया तो उसने श्री किशन के छत पर जाने का रास्ता पूछा, लेकिन उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां नहीं हैं। आखिर पुलिसकर्मी कुर्सी लगाकर छत पर पहुंचा तो उसे पानी की टंकी नजर आई। उसने उत्सुकतावश टंकी का ढक्कन उठाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। रस्सियों से बंधा बच्ची का शव टंकी के पानी में तैर रहा था। बच्ची की लाश देखकर पुलिसकर्मी रामतीरथ वहीं से चिल्लाया, सर, बच्ची की लाश टंकी में पड़ी है। रामतीरथ की बात सुनकर सन्नाटे में आए एसआई मुकेश
तुरंत छत पर पहुंच गए। यह रहस्य उद्घाटन पूरे परिवार के लिए बम विस्फोट जैसा था। बालिका की हत्या और शव की बरामदगी की सूचना मिली तो थाना प्रभारी अनीस अहमद भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि बच्ची का गला किसी बनियान नुमा कपड़े से बुरी तरह कसा हुआ था। गुनीसा की हत्या घर में हाहाकार मचा देती है। यह खबर कॉलोनी में आग की तरह फैली। पुलिस टीम ने गुनीसा के शव को कब्जे में लेकर तत्काल रेलवे हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद पुलिस ने यह मामला धारा 302 में दर्ज कर लिया। एडिशनल एसपी राजेश मील और डीएसपी भागवत सिंह हिंगड़ भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचे अपराध विशेषज्ञों तथा डॉग स्क्वाड टीम भी सहायता ली, लेकिन यह प्रयास निरर्थक रहे। अपराध विशेषज्ञ घटना स्थल से कोई फिंगरप्रिंट ही उठा सके और ना ही खोजी कुत्ते कोई सुराग ढूंढ सके। लेकिन एडिशनल एसपी राजेश मील को 3 बातें चौंकाने वाली लग रही थी। पहली यह कि जब घर में पालतू कुत्ता था तो वह भौंका क्यों नहीं। इसका मतलब बच्ची का आहर्ता परिवार के लिए कोई अजनबी नहीं था। दूसरी बात यह था कि गीता का अपने पति घनश्याम यानी गुनीसा के पिता से तलाक का केस चल रहा था। कहीं इस वारदात के पीछे घनश्याम ही तो नहीं था। श्री किशन कोहली ने भी घनश्याम पर ही शक जताया। उसने मौके से 3 मोबाइल फोन के गायब होने की बात बताई। राजेश में यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर उन मोबाइलों में क्या राज छिपा था कि किसी ने उन्हें गायब कर दिया। गुरुवार 30 मई को पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का शव घर वालों को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची का गला घुटा जाना ही मृत्यु का मुख्य कारण बताया गया। जिस निर्ममता से बच्ची की हत्या की गई थी उसका सीधा मतलब था कि किसी पारिवारिक रंजिश के चलते ही उसकी हत्या की गई थी। पुलिस अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद एसपी सुधीर भार्गव ने एडिशनल एसपी राजेश मील के नेतृत्व में एक टीम गठित की, जिसमें डीएसपी भागवत सिंह हिंगड़, रोहिताश कुमार और सीआई अनीस अहमद को शामिल किया गया। पूरे घटनाक्रम का अध्ययन करने के बाद एसपी राजेश मील ने हर कोण से जांच करने के लिए पहले श्री कृष्ण के उन नाते रिश्तेदारों को छांटा जो परिवार के किसी भले बुरे को प्रभावित कर सकते थे। साथ ही इलाके के ऐसे बदमाशों की लिस्ट भी तैयार की जिनकी वजह से परिवार के साथ कुछ अच्छा बुरा हो सकता था। पुलिस ने गीता से उसके पति घनश्याम से चल रहे विवाद के बारे में पूछा तो वह सुबकते हुए बोली, वह शराब पीकर मुझसे मारपीट करता था, इसीलिए मुझे उससे नफरत हो गई थी। मैं तलाक देकर उससे अपना रिश्ता खत्म करना लेना चाहती थी। उसका कहना था कि उसकी वजह से मैं अपने एक औलाद को खो चुकी हूँ। यह बात संदेह जताने वाली थी, इसीलिए डीएसपी भागवत सिंह हिंगड़ ने फौरन पूछा, क्या घनश्याम पहले भी तुम्हारे बच्चे की हत्या कर चुका है? गीता ने जवाब दिया तो हिंगड़ हैरान हुआ। बिना नहीं बोला। उसने बताया कि उसके साथ लड़ाई झगड़े के दौरान मेरा गर्भपात हो गया। पुलिस संभवतः इस विवाद की छानबीन कर चुकी थी, इसीलिए हिंगड़ ने पूछा कि तुमने तो घनश्याम के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा रखा है। गीता जवाब देने के बजाय इधर उधर देखने लगी तो हिंगड़ को लगा कि कुछ न कुछ ऐसा
जिसे छिपाया जा रहा है। थाने में चली लगातार 12 घंटे की पुलिस पूछताछ में श्री किशन यह तो नहीं बता पाया कि गुनीसा के गले में फंसा पाया गया बनियान किसका था, लेकिन दो बातें पुलिस के लिए काफी अहम थी। पहली, जब आरोपी गुनीसा को उठाकर ले जा रहा था तो उसके चीखने चिल्लाने की कोशिश की होगी, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। इस सवाल पर श्री किशन सोचते हुए बोला कि आवाज तो जरूर हुई होगी, लेकिन अपहरण करने वाले ने बच्ची का मुंह दबा दिया होगा। यह भी संभव है कि हल्की फुल्की चीख निकली भी होगी तो 3 कूलरों की आवाज में सुनाई नहीं दी होगी। पुलिस ने श्री किशन से पूछा कि मौके से जो 3 मोबाइल गायब हुए वो किस किसके थे। इस बात पर श्री किशन ने भी हैरानी जताई कि उसने बताया कि उसका गीता का और उसके बेटे राजकुमार के मोबाइल गायब थे। पुलिस अधिकारियों ने घटना के समय पर घर में मौजूद सभी परिजनों के अलावा अन्य नाते रिश्तेदारों, इलाके के नामजद अपराधियों सहित करीब 100 लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। संदेह के घेरे में आए गीता के पति घनश्याम को टोह लेने के लिए थाना प्रभारी अनीस अहमद गुरुवार 30 मई को तड़के उड़िया बस्ती स्थित उसके घर जा पहुंचे। उसका पता भी श्री किशन कोली ने ही बताया था। पुलिस जब घनश्याम तक पहुंची तो वह अपने घर में सो रहा था। इतनी सुबह आधी अधूरी नींद से जगाए जाने और एकाएक सिर पर खड़े पुलिस दस्ते को देखकर घनश्याम के होश उड़ गए। अजीबोगरीब स्थिति में हक्का बक्का घनश्याम बुरी तरह सन्नाटे में आ गया। उसके घर वाले भी जाग गए। घनश्याम के पिता मच्छूलाल और परिवार के लोगों ने ही पूछने का साहस जुटाया। साहस आखिर हुआ क्या 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 किया घनश्याम ने? उसे जवाब देने के बजाय थाना प्रभारी अनीस अहमद ने उसे डांट दिया। मच्छूलाल ने एक बार अपने रुआसे बेटे की तरफ देखा, फिर हिम्मत करके बोला, साहब आप बताओ, अब तभी तो पता चलेगा। गुनीसा बेटी है ना? घनश्याम की थाना प्रभारी के कड़क स्वर में कहा, तुम्हारा बेटा सुबह 3 बजे उसकी हत्या करके यहाँ आकर सो गया। मच्छूलाल तड़प कर बोला, क्या कहते हो साहब? घनश्याम तो रात 1 बजे ही दिल्ली से आया है, वही नौकरी करता है। खाने पीने के बाद हमारे साथ बातें करते हुए सुबह 4 बजे सोया था। थाना प्रभारी अनीस अहमद के चेहरे पर असमंजस के भाव तैरने लगे, लेकिन उनका शक नहीं गया। उन्होंने घनश्याम को थाने चलने को कहा। घनश्याम के साथ तमाम लोग थाने आए। भीड़ में उन्हें दिलीप नामक शख्स एतबार के कातिल लगा। उसका कहना था कि खून खराबा घनश्याम के बस का नहीं है। यह तो अपनी बेटी से इतना प्यार करता था कि उसके बारे में बुरा करना तो दूर की सोच भी नहीं सकता। वैसे भी यह दिल्ली रेलवे में नौकरी करता है। कल रात ही तो आया था। किसी ने आपको गलत सूचना दी है। घनश्याम के पक्ष की बातें सुनकर अनीस अहमद को उसकी डोर ढीली छोड़ना ही बेहतर लगा। उन्होंने उसे अगले दिन सुबह आने को कहकर जाने दिया। शुक्रवार 31 मई को घनश्याम नियत समय पर थाने पहुंच गया। इससे पहले कि पुलिस उससे कुछ पूछती, उसकी आंखों में आंसू आ गए। साहब, गीता से तो मेरी नहीं पटी, पर अपनी बेटी गुनीसा से मुझे बहुत प्यार था। मुझे गीता से अलग होने का कोई दुख नहीं था, लेकिन मुझे बेटी गुनीसा की बहुत याद आती थी। तुम्हारे बीच अलगाव कैसे हुआ? पूछने पर घनश्याम कुछ देर जमीन पर नजरें गड़ाए रहा। उसने डबडबाई आंखों को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा,
सर, छोटी तनख्वाह में बड़े अरमान कैसे पूरे हो सकते हैं? कोटा शहर में रेलवे कर्मचारी के लिए बनाए गए आवास दो कॉलोनियों में बटे हुए हैं और उसके मातहत कर्मचारी नई कॉलोनी में रहते हैं। यह कॉलोनी कोटा रेलवे जंक्शन से सटी हुई है। नई कॉलोनी करीब 2 रबकों में फैली है, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नजदीक की तुलापुर इलाके में आवास आवंटित किए गए हैं। रेलवे स्टेडियम के निकट बनी इस कॉलोनी को पुरानी रेलवे कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। लगभग 300 क्वार्टरों वाली इस कॉलोनी में क्वार्टर नंबर 169 में श्री कृष्ण रह रहा था। श्री कृष्ण की पत्नी का नाम पुष्पा था। इस दंपत्ति के गीता और मीनाक्षी दो बेटियों के अलावा दो बेटे राजकुमार और राहुल थे। श्री कृष्ण की संगीता और जमा नाम की दो बहनें भी थी। दोनों बहनें विवाहित थी, लेकिन घटना के दिन श्री कृष्ण के घर आई हुई थी। लगभग 25 साल की सबसे बड़ी गीता विवाहित थी। लापता हुई 6 वर्षीय गुनीसा उसी की बेटी थी। करीब 7 साल पहले गीता का विवाह तुलापुर के निकट ही उड़िया बस्ती में रहने वाले मच्छूलाल के बेटे घनश्याम से हुआ था। घनश्याम दिल्ली स्थित तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पर नौकरी कर रहा था। घनश्याम और गीता का दाम्पत्य जीवन करीब 4 साल ही ठीक ठाक चला। बाद में उनके बीच झगड़े शुरू हो गए। पति पत्नी के रिश्ते इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि नौबत तलाक तक आ पहुंची। गीता पिछले 3 सालों से अपने पिता के पास कोटा में ही रह रही थी। तलाक का मामला कोटा अदालत में विचाराधीन था। गीता ने कोटा के महिला थाने में घनश्याम के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला भी दर्ज करा रखा था। छानबीन के इस दौर में पुलिस के सामने 3 बातें आई। इन गुत्थी को सुलझाकर ही हत्यारे तक पहुंचा जा सकता है। पहली यह कि आरोपी जो भी था, घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। ऐसा कोई परिवार का सदस्य भी हो सकता था, और परिवार से बेहद खुला मिला व्यक्ति भी। जिस निर्दयता से मासूम बच्ची की हत्या की गई थी, निश्चित रूप से वह गीता से गहरी नफरत करता होगा। गीता ज्यादा कुछ बोलने बताने की स्थिति में नहीं थी। वह सदमे में थी और बार बार बेहोश हो रही थी। वैवाहिक विवाद की स्थिति में घनश्याम सबसे ज्यादा संदेहास्पद पात्र था। पुलिस ने हर कोण और हर तरह से उससे पूछताछ की, लेकिन वह कहीं से भी अपराधी नहीं लगा। आखिर में उसे इस हिदायत के साथ जाने दिया गया कि वह पुलिस को बताए बिना कोटा से बाहर ना जाए। राजेश मील को यह बात बार बार कचोट रही थी कि गीता जवान है, कामोवेश खूबसूरत भी, लेकिन ऐसा क्या था कि अपनी बसी बसाई गृहस्थी छोड़कर पिता के पास रह रही थी। पति घनश्याम के बारे में जो जानकारी पुलिस ने जुटाई थी, उससे उसका हत्या का कोई ताल्लुक नहीं दिखाई दे रहा था। इस बीच पुलिस को यह भी पता चल चुका था कि वह सीधा साधा नेक नियत का आदमी था। इतना सीधा कि उसे कोई भी घुड़की देकर डरा धमका सकता था। सवाल यह था कि दिल्ली जैसे शहर में रहते हुए क्या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा भी था। ऐसे किस्से की तस्दीक को तो मोबाइल ही हो सकती है। इसीलिए राजेश मील ने फौरन सीआई की हिदायत देते हुए कहा कि गीता के गायब हुए मोबाइल का नंबर तुम्हारे पास है, फौरन उसकी कॉल डिटेल्स ट्रेस करने का बंदोबस्त करो। अनीस अहमद फौरन इस काम पर लग गए। कॉल ट्रेसिंग के नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। अनीस अहमद ने जो कुछ बताया उससे एसपी राजेश मील की आंखों में चमक पैदा कर दी।
गीता के मोबाइल की मौजूदगी दिल्ली के तुगलकाबाद में होने की तस्दीक कर रही थी। साफ मतलब था कि आरोपी दिल्ली के तुगलकाबाद में मौजूद था। सीआई अनीस अहमद ने नेतृत्व में दिल्ली पहुंची पुलिस टीम ने जो जानकारी जुटाई उससे मुताबिक आरोपी का नाम कालू चरण बहरा था। कालू चरण को पुलिस ने घनश्याम के पुल प्रहलादपुर स्थित घर के पास वाले मकान से धर दबोचा। कालू चरण घनश्याम का पड़ोसी निकला। गीता के दिल्ली में रहते हुए कालू चरण से प्रेम प्रसंग बन गए थे। घनश्याम और गीता के बीच अलगाव की बड़ी वजह यह भी थी कि दिल्ली गई पुलिस टीम ने घनश्याम के मकान सहित अन्य जगहों से कई महत्वपूर्ण सुराग एकत्र किए। कालूचरण दिल्ली स्थित कानकोर के ऑपरेटर था। पुलिस कालूचरण बेहरा को दिल्ली से हिरासत में लेकर सोमवार 3 जून को कोटा पहुंची। यहां शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी दिखाकर मंगलवार 4 जून को न्यायालय में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर ले लिया। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में मासूम गुनीसा की हत्या को लेकर कालू चरण ने जो खुलासा किया वह चौंकाने वाला था। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुल प्रहलाद में घनश्याम के पड़ोस में रहने के दौरान ही कालू चरण के घनश्याम की पत्नी गीता से प्रेम संबंध बन गए थे। गीता के कोटा चले जाने के बाद भी कालू कोटा आकर गीता से मिलता जुलता रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गीता के किसी अन्य युवक से संबंध बन गए थे। नईशतन उससे कालू से कन्नी काटनी शुरू कर दी थी। कालू ने जब उसे समझाने की कोशिश की तो उसने उसे बुरी तरह धुतकार दिया। बेवफाई और अपमान की आग में सुलगते कालू ने गीता को सबक सिखाने की ठान ली। इस रंजिश की बलि चढ़ी मासूम गुनीसा पड़ोसी होने के नाते घनश्याम और कालू के बीच अच्छा दोस्ताना था। पति पत्नी के बीच अक्सर होने वाले झगड़े में कालू गीता का पक्ष लेता था। नतीजतन गीता का झुकाव कालू की तरफ होने लगा। गीता का रूप रंग बेशक गेहुआ था, लेकिन भरे हुए बदन की गीता के नैन नक्श काफी कटीले थे। कालू से निकटता बढ़ी तो गीता पति की अनुपस्थिति में कालू के कमरे पर भी आने लगी। यही दोनों के बीच अनैतिक संबंध बने। अनैतिक संबंध बनाने के लिए कालू ने उसे अपने प्यार का भरोसा दिलाते हुए कहा था कि वह शादी नहीं करेगा और सिर्फ उसी का होकर रहेगा। दिल्ली में पति पत्नी के बीच झगड़े इस कदर बढ़े कि गीता ने घनश्याम को छोड़ने का फैसला कर लिया और बेटी गुनीसा को लेकर कोटा आ गई। पिता के लिए बेटी का साझा दुख था, इसीलिए उसने भी बेटी का साथ दिया। यह 3 साल पहले की बात है। इस बीच गीता ने घनश्याम पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तलाक का मुकदमा दायर कर दिया था। यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। गीता के कोटा आ जाने के बावजूद कालू के साथ उसके संबंध बने रहे। कालू अक्सर कोटा आता जाता रहता था और 4-5 दिन गीता के घर पर ही रुकता था। कालू ने गीता को खुश रखने के लिए पैसे लुटाने में कोई कसर नहीं रखी। पिछले करीब 6 महीने से कालू को अपने और गीता के रिश्तों में कुछ असहजता महसूस होने लगी। दिन में 10 बार फोन करने वाली गीता न सिर्फ उसका फोन काटने लगी बल्कि अपने फोन को व्यस्त भी दिखाने लगी। कालू ने गीता की बेरुखी का सबब जानने की जुगत लगाई तो पता चला कि उसकी मासूका किसी और के हाथों में खेल रही है। उसने अपने रसूख से इस बात की तस्दीक भी कर ली। हालात भांपने के लिए वह कोटा पहुंचा तो गीता से पहले जैसा जोश नहीं था।
उसने कालू को यहाँ तक कह दिया कि अब वह यहाँ न आया करे। गुस्से में उबलता हुआ कालू दिल्ली लौटा तो इसी उधेड़-बुन में जुट गया कि गीता को कैसे उसकी बेवफाई के बदले याद रखने वाला सबक सिखाए। उसने गीता की बेटी और पूरे परिवार की चहेती गुनीसा को मारने का ताना बाना बुन लिया। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए वह 29 मई की रात को ट्रेन से कोटा आया। घर का चप्पा चप्पा उसका देखा भाला था। 30 मई की देर रात वह करीब 2 बजे पीछे के रास्ते से घर में घुसा और सबसे पहले उसने तख्त पर पड़े तीनों मोबाइल कब्जे में किए। फिर गीता के पास सोई गुनीसा को चद्दर समेत ही उठा लिया। नींद में गाफिल थी लेकिन कालू ने उसका मुंह बंद कर दिया। कूलर के शोर में वैसे भी गुनीसा की कुनमुनाहट दब गई। गुनीसा का गला घोटकर टंकी में डालने की योजना वह पहले ही बना चुका था। छत पर जाने का रास्ता भी उसे पता था। गुनीसा को दबोचे हुए वह छत पर पहुंचा। अलगनी से उठाई गई बनियान से उसका गला घोटकर कालू ने उसे पानी की टंकी में डाल दिया। फिर वह जिस खामोशी से आया था उसी खामोशी से बाहर निकल गया। मोबाइल इस मंशा में उठाए थे ताकि इस बात की तह तक पहुंचा जा सके कि गीता के आजकल किससे संबंध थे, लेकिन मोबाइल ही उसकी गिरफ्तारी का कारण बन गया। इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही क्राइम की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।